बाज बहादुर और रानी रूपमती ने प्रेम की जो परिभाषा गढ़ी, उसका साक्षी है यह महल। हर पत्थर में प्रेम और संगीत के सुर हैं। यह दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी धर्म, दूरी और समय से परे है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 99 किलोमीटर दूर है मांडव नगरी। वेलकम टू माय चैनल देसी ग्लोबल। और आज की हमारी जो जर्नी है वो है मांडव, जो प्रेम की नगरी है, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। वहीं की हम आज आपको यात्रा कराएंगे। अभी बैक में जो गेट है जहाँ से हमने एंट्री करी वो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और वहाँ से ये सीढ़ियाँ लेकर पहुँचने वाले हैं हम यहाँ के सबसे खूबसूरत पैलेस रानी रूपमती पैलेस पे। रिमझिम मौसम में हरियाली के बीच इसका समा कुछ और ही होता है, और ये महल सबसे खूबसूरत लगता है। एक कतार में बने हुए दरवाजे इसे अलग ही रूप देते हैं, और बाहर का नज़ारा तो यकीन नहीं कर सकते कि हम इतनी खूबसूरत जगह पे खड़े हुए हैं, जिसको देखना ही अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर अनुभव है। देखिए आप, कितना गजब नज़ारा है। यहाँ की इमारतें हमें उस समय के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शानो शौकत से रूबरू कराती हैं। कहने को तो ये एक पत्थरों का शहर है, क्योंकि हर महलों की जुड़ाई बड़े बड़े पत्थरों से की गई है। एक कतार में बने हुए दरवाजे बहुत ही खूबसूरती भरा लुक देते हैं। ये जो टॉप वाली छतरी है, यहीं से रानी रूपमती माँ नर्मदा की पूजा अर्चना किया करती थी, जो कि बाज बहादुर द्वारा उनके लिए बनवाया गया था, और वो प्रतिदिन यहाँ आकर नर्मदा जी के दर्शन किया करती थी। कहते हैं सामने ही उन्हें दूर नर्मदा जी के दर्शन होते थे, और उसके बगैर वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। तो अभी वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहीं से इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। एक गजब माहौल हो रहा है। ये पूरी एक वैली है जो अभी कोहरे से ढकी हुई है। अंदर काफ़ी ग्रीनरी है, और बारिश के समय कहते हैं नर्मदा जी एक पतली चांदी की धार जैसी दिखाई देती हैं दूर से, जो कि अभी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो दिखाई नहीं दे रही है। इस स्थान में जो सामने हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पूरा पानी भरा रहता था, और ये पानी से भरा हुआ हम यहाँ तो स्विमिंग पूल या हौज कह सकते हैं। खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं बाहर ही। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के एक और खूबसूरत पैलेस जहाज महल, जो कि कहते हैं बिल्कुल जहाज की तरह दिखाई देता है। वो पूरा लेक में बना हुआ है, और आज तो मौसम वैसे भी जहाज महल देखने के लिए काफी खूबसूरत हो रहा है, तो बस उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। कुछ मीटर की दूरी पर जहाज महल है। आ चुके हैं हम जहाज महल, जो कि यहाँ का बहुत खूबसूरत पैलेस है, जिसको कहते हैं जब देखते हैं हम तो ऐसा लगता है समुद्र में जहाज खड़ा हुआ है। 15वीं सदी में सुल्तान गयासुद्दीन ने इस महल को बनवाया था। यह भारत की खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसका आकार जहाज जैसा है। जब हम इसे सामने से देखते हैं तो दोनों तरफ दो तालाब, मुंज तालाब और कपूर तालाब के कारण ही ऐसा लगता है जैसे समुद्र में जहाज खड़ा हुआ है। इसकी जुड़ाई भी गारे और पत्थरों से की गई है, और इसका पूरा व्यू हमें एक जहाज की तरह लगता है। इसकी छत 62 मीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। दोनों तरफ छतरियां बनी हुई हैं। सामने बना हुआ गार्डन बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। यह अकेली ऐसी इमारत है जिसकी छत और दीवारों पर प्लास्टर किया गया है,
वहीं इस इमारत के निर्माण में पत्थरों को लोहे की क्लैंपिंग कर जोड़ा गया है। इसकी दोनों मंजिलों में कमल आकृति का कुंड बना हुआ है, जिसमें रहट तकनीक से पानी चढ़ाया जाता था। दोनों कुंडों में करीब 30,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। कुंड जो मुख्य रूप से स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे, एक सर्पिल जल चैनल द्वारा भी जुड़ा हुआ था। चैनल को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया था कि शाही स्नान के लिए पानी धीमी गति से बह सके। गैर तैराकों की सुविधा के लिए कुंड के एक किनारे में जल स्तर तक सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया था। तो बहुत प्यारी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, कोहरे के साथ साथ गीले भी हो रहे हैं हम लोग थोड़े। ये जो पूरा हम विजिट कर रहे हैं, ये जहाज महल है, जो कि 2 फ्लोर में बना हुआ है। इससे जस्ट लगा हुआ है वो हिंडोला महल, जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं उतर कर नीचे से। ये जहाज महल का मॉडल सामने रखा गया है, जिससे पूरा महल दिखाई दे रहा है सामने मॉडल के रूप में। बहुत सुंदर बनाया है। उसके आसपास जिस तरह से लेक है, उसका पूरा पानी भी भरा गया है, और ऐसा ही वो हमको दिखाई भी देता है सामने। जहाज महल से कुछ ही मीटर की दूरी पर ही है यहाँ का एक और फेमस महल, हिंडोला महल। कल नाइट में जो हमने शो देखा था, वो इसी हिंडोला महल पर हुआ था, जो कि 7:30 इवनिंग में होता है। सामने जो महल दिख रहा है, ये हिंडोला महल है। इसे स्विंगिंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृतियाँ हैं वो एक झूले की तरह दिखाई देती हैं। 77 डिग्री पर झुकी हुई इसकी ढलान वाली दीवारें हैं, और इसी कारण इसे हिंडोला महल या झूलता हुआ महल कहते हैं। टी आकार का है यह हिंडोला महल, जिसमें 6 मेहराबें बनी हुई हैं। हर में एक नीचे दरवाजा और ऊपर एक बैठने की जालीदार खिड़की नुमा संरचना बनाई गई है। ये जो डिजाइन के बीच में हमको गेप दिखाई दे रहा है, इसमें उस वक्त झूले लगा करते थे। सभी में एक जैसी डिजाइन है। सामने जब हम जा रहे हैं, यह है जहाज महल के परिसर में स्थित चंपा बावड़ी। इसका नाम चंपा इसलिए रखा गया था कि यहाँ पर सुगंधित चंपा के फूलों की खुशबू आती थी, और मांडू घूमने वाले पर्यटकों को स्थान जरूर देखना चाहिए। इस बावड़ी के अंदर तहखानों में बने कक्षों में भूल भुलैया जैसा रास्ता है, जिसके अंदर जाने पर आदमी स्नान के साथ साथ इसके छुपने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता था उस समय। शाही परिसर में कई भव्य इमारतें और स्मारक हैं, जो कि अनेक कहानियाँ, रोचक कहानियाँ अपने में समेटे हुए हैं। कहते हैं नूरजहाँ और जहांगीर को भी ये जगह काफ़ी पसंद थी। सामने जो हमें दिख रहा है, यह है यहाँ का शाही हमाम, जो कि काफ़ी खूबसूरत रूप में और पूरी तरह संरक्षित है। और इस हमाम को देखकर उस समय हम खो जाते हैं कि सन बाथ, गर्म पानी, ठंडा पानी, हर चीज़ इसमें व्यवस्थित रूप से बनाई गई थी। ऊपर टैंकों में पानी गर्म होता था, और एक तरफ से नालियों के द्वारा ठंडा पानी और एक तरफ से गर्म पानी आता था। और ऊपर सन बाथ लेने के लिए पूरी जालीनुमा संरचनाएं बनाई गई हैं, जो हमको सामने दिख रही हैं। बैक साइड में बहुत धुंध दिखाई दे रही है, और हिंडोला महल भी पूरा धुएं और कोहरे से ढका हुआ है। तो जितने भी नेचर लवर हैं, उनके लिए तो ये मौसम सबसे बेस्ट है यहाँ आने के लिए। और जितना अच्छा हो कि अपन जो विजिट है वो 6:30 से ही स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, और उसी समय कर ली जाए, तो रश भी बहुत कम दिखाई दे रहा है, और पूरे महलों का ओरिजिनल व्यू दिखाई दे रहा है। सामने जो दिख रही है, ये काफ़ी प्राचीन बावड़ी है, जिसका उपयोग पानी के लिए किया जाता था, और उस समय ये पानी से पूरी भरी रहती थी। और
आजकल इसका पानी लेकर उसी पुरानी तकनीक से बेल लगाकर सामने जो चक्र आप देख रहे हैं गोल बना हुआ, इसी में वह सीमेंट तैयार किया जाता है जिससे इनका पुनर्निर्माण किया जाता है। और अब सामने जो पैलेस हम देख रहे हैं, यह है यहाँ का फेमस बाज बहादुर पैलेस। मियान बायजीद बाज बहादुर खान इस महल के आखिरी स्वतंत्र शासक थे। सुल्तान बाज बहादुर को बहुत ज़्यादा प्रिय था ये महल, क्योंकि ये रेवा कुंड के सामने बना हुआ है और रेवा कुंड में अधिकांशतः रानी रूपमती आया करती थी, तो ये उनका सबसे प्रिय महल में से एक था। पैलेस में जो कुंड बना है उस समय के बारिश के पानी को सहेज कर रखने के लिए बनाया गया था। और मांडव की ये सबसे बड़ी खूबी है कि हर महल में कई टैंक बने हुए हैं जहाँ बारिश के पानी को सहेजा जाता था, और ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी उस समय पानी को संरक्षित करने की। बाज बहादुर पैलेस मुगल और राजपूत वास्तुकला का बहुत अच्छा उदाहरण है। सुल्तान के रूप में बाज बहादुर को अपने राज्य की देखभाल करने के लिए कभी परेशान नहीं हुए। उन्होंने एक मजबूत सेना रखी थी, कला और उसके प्रति वो हमेशा समर्पित रहे। मुगलों ने उसे हराया और रानी रूपमती को बंदी बनाया, और बाद में कहते हैं बाज बहादुर ने उसी जगह आत्महत्या करी जहाँ रानी रूपमती की कब्र बनी हुई है। तो ये महल प्रेम कहानी की ऐसी दास्तान सुनाता है जो हमें इतिहास के उस तत्कालीन समय से रूबरू करा देता है। सामने जो हमको दिखाई दे रहा है रानी रूपमती का महल है, और कहते हैं कि यहीं से बाज बहादुर जब वो नर्मदा की पूजा अर्चना करने जाया करती थी तो यहीं से उनको देखा करते थे। यहाँ खड़े रहकर जब हम रानी रूपमती के उस महल को देखते हैं तो हमें बाज बहादुर की वो फीलिंग, जो उसका अटूट प्रेम था रानी रूपमती के लिए, वो हमें फील होने लगता है। और इस महल और रानी रूपमती के महल दोनों का जो कनेक्शन है वो सामने स्वयं ही दिखाई देने लगता है। रानी रूपमती महल रोड पर बना हुआ ये मॉन्यूमेंट है जिसे सरई महल कहा जाता है। यहाँ उस समय लोग विश्राम किया करते थे जो बाहर से आते थे। सामने जो पैलेस हम देख रहे हैं ये है अशरफी महल, जो कि काफ़ी भव्य इमारत थी, और इस भवन के नामकरण को लेकर कहा जाता है कि सुल्तान गयासुद्दीन की 15,000 बेगमें थी और अधिक वजन एवं सफ़ेद बाल के कारण वह बेगमों को पसंद नहीं करता था, तो उनका वजन घटाने के लिए और व्यायाम कराने के लिए इन सीढ़ियों पर उनको चलाया जाता था, और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सिक्के भी दिए जाते थे। हर एक सीढ़ी पर एक सिक्का उन्हें गिफ्ट किया जाता था। अशरफी महल के अपोजिट एक और मॉन्यूमेंट है जामी मस्जिद, जो कि मांडू की भव्य इमारतों में से एक है। इसका निर्माण होशंग शाह ने शुरू कराया और महमूद खिलजी ने इसे पूरा किया। सेंटर में विशाल गुंबद द्वार है जिससे भव्य दिखाने के लिए बारीक करीने से लगाए गए पत्थरों से इसे सजाया गया है। असंख्य लाखों गुंबद इसमें बने हुए हैं। लगभग 54 छोटे गुंबद हैं और 3 भव्य गुंबद इसमें इसकी शान को बढ़ाते। सामने मार्बल का लगा ये कुर्सी है, काफ़ी खूबसूरत बनी हुई। और 24 ये जो ब्लैक कलर के दरवाजे हमको दिख रहे हैं ये 24 दरवाजे हैं। कहते हैं पहले यहाँ जैन मंदिर था, बाद में फिर राजा परमार का यहाँ शासन रहा तो उन्होंने दरबार लगाया। मुगल काल में काफ़ी निर्माण कार्य इसमें हुआ
और फिर जामी मस्जिद के रूप में यह किला या इमारत प्रसिद्ध हुई। आज हम इसी नाम से इसे जानते हैं। सामने जो मॉन्यूमेंट हमें दिख रहा है ये होशंग शाह का मकबरा, जो पूरा संगमरमर का बना हुआ है। कहते हैं शाहजहां ने यहीं से ताजमहल बनाने की प्रेरणा ली और ताजमहल में इसका अक्स हूबहू दिखाई देता है। इसके समीप ही जो लगा हुआ इमारत है इसे धर्मशाला कहा जाता है, जिसमें कई स्तंभ बने हुए हैं। ये मॉन्यूमेंट है गदा शाह की दुकान। ये दुकान से कहीं अधिक है। इसे आसानी से आज के समय में हम शॉपिंग मॉल के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यह एक विशाल इमारत है जिसमें ऊंची दीवारें और ऊंचे मेहराब बने हुए हैं। इसकी छत ढह गई है जो सामने हमको दिखाई दे रही है। गदा शाह हाथी दांत, केसर और कस्तूरी के व्यापार को इसने आगे बढ़ाया। इसके अंदर काफ़ी कक्ष बने हुए हैं जहां सामान या गोडाउन, सामान को एक गोडाउन के रूप में भी उपयोग किया जाता था सामान रखने के लिए। अंदर पत्थरों की जुड़ाई हमें दिखाई दे रही है और बाहर जो ये ईंटों की जुड़ाई दिखाई दे गई है, इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है और अलग से बनाया गया है इसको दिखाने के लिए इसकी खूबसूरती को। इतनी खूबसूरत ये हुआ करती थी उस समय। यह है दिल्ली दरवाज़ा, जो कि उत्तर दिशा में बने होने के कारण इसका नामकरण दिल्ली दरवाज़ा रखा गया। पहले यही मांडवगढ़ में आने के लिए मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था और आक्रमणकारियों का सबसे पहले आक्रमण इसी दरवाजे पे हुआ करता था। कहते हैं काफ़ी खूबसूरत इसमें दरबानों के लिए भी रूम बने हुए थे जो कि अब टूट चुके हैं, और लेकिन अभी भी जब आप इस दरवाजे के अंदर से गुजरते हैं तो इसकी भव्यता का एहसास होता है। और अब सामने जो हम ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं जो कि पूरा नेचर से घिरा हुआ है, इसे कहते हैं चिश्ती खां का महल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू वाली जगह यह बना हुआ है। काकड़ा खो सामने हमें पूरी दिखाई देती है तीनों तरफ से। इस महल के अंदर एक तहखाना भी बना हुआ है जो कि अभी रास्ता बंद है इसका। कहते हैं उसके अंदर टाइल्स और कलर्स की चित्रकारी की गई है जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। महल की वास्तुकला भी काफ़ी सुंदर। महल के ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है काफ़ी सकरा पत्थरों की सीढ़ियों का। इस तरफ से अंदर नीचे उतरने का रास्ता है। तो ऊपर जब हम सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं तो मांडव का जो काकड़ा खो का नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। बहुत सुंदर व्यू आता है इस महल से। इस पैलेस का उपयोग अधिकांशतः राजा महाराजा लोग बारिश के समय यहाँ की सुंदरता देखने और निहारने के लिए किया करते थे। आलमगीर दरवाजे के समीप ही है यह बहुत प्रसिद्ध और काफ़ी पुरानी जगह जिसे सात कोठरी नाम दिया गया है, जहाँ भोलेनाथ की मूर्ति हमें अंदर उतरकर 200 मीटर नीचे जाने पर दिखाई देती है। ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। श्रावण मास में यहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है। काफ़ी जल कुंड बने हुए हैं यहाँ, और अंदर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं यहीं पर है भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर। जय भोलेनाथ। कहते हैं यहाँ 7 कोठरी होती थी पहले अंदर, और एक कोठरी में गर्म पानी तो दूसरे में ठंडा पानी रहता था। और अंदर सामने शिव जी की मूर्ति और शिव जी का शिवलिंग दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ साल भर पानी भरा रहता है और इन पहाड़ियों से रिश्ता रहता है। सामने ही ये पानी नीचे खो में एक फॉल्स के रूप में गिरता रहता है जो काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है। गया था ना। तो दोस्तों आप भी निकल पड़िए
मांडू की इस यात्रा पर। मैंने तो सोचा और दूसरे ही दिन तैयारी करके निकल पड़ी, क्योंकि मांडव मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह है और यहाँ आना तो बहुत ही मिस नहीं करना चाहिए मानसून के सीजन में। और यहाँ की दास्तानें, यहाँ की कहानियाँ, यहाँ के किस्से सभी आपको रोमांचित कर देंगे जब आप इस मांडू शहर में घूमेंगे, जिसे कि खुशियों का शहर या शादियाबाद भी कहा जाता था एक समय में। तो काफ़ी खूबसूरत रही हमारी ये यात्रा। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने और वॉच करने के लिए।